इस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को देखकर समझने की चेष्टा कर रहा था। मुझे दो छोटी छोटी जानकारियाँ दीजिए। पहले तो आपका मीडियम ऑफ इंटरव्यू जो है वह आपने हिंदी क्यों चुना है, जब आप अंग्रेजी में परीक्षा देती रही हैं और आपने तो एक सेंस में मेडिकल साइंस और ये सब भी पढ़ा हुआ है, तो जाहिर है अंग्रेजी में ही पढ़ा होगा। यस सर, मैं इंग्लिश उतना प्रॉपरली बोल नहीं पाती। मैं लिख लेती हूँ, बट आप लिख लेती हैं, आप पढ़ लेती हैं और आप बोल नहीं पाती हैं, पर बोल नहीं पाती। चलिए, क्या एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह इस बात की जरा विवेचना कीजिए कि ऐसा क्यों। नहीं, इसी तरह से मैं देखा कि आप फिलहाल राजस्थान में हैं, आप पूरी तरह से राजस्थान की निवासी हैं, फिर आपके परीक्षा के लिए आपका केंद्र चंडीगढ़ कैसे हुआ सर? चंडीगढ़ में कोई पेपर लीक कराने की व्यवस्था थी? नो सर। जी सर, जो राजस्थान का जो सेंटर है जयपुर, वो एग्जॉस्ट हो गया था, तो फिर सेकंड प्रेफरेंस मैंने चंडीगढ़ भर दी थी। आपको सेकंड प्रेफरेंस मिला है, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला ही नहीं? सर, वो ब्लॉक हो जाता है सेंटर अगर वहाँ पे सीट खत्म हो जाए। सेकंड आपने फिर चंडीगढ़, वहाँ से सीधा चंडीगढ़ क्यों चुना? उसके रास्ते में तो बहुत सारी चीज़ें आई होंगी। सर, चंडीगढ़ मेरे फ्रेंड्स का भी सेंटर था, तो इसलिए मैंने भरा। चलिए, खैर, मैं आपको ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था। मुझे बताइए कि मनुष्य का जब विकास हुआ और इस विकास की प्रक्रिया में कम से कम दो महत्वपूर्ण चरण उसके आते हैं। एक तो वो जब वो इरेक्टस होता है, जब वो दो पैरों पे चलना शुरू करता है, और दूसरा उसके मस्तिष्क का आकार, खोपड़ी का आकार, स्कल का साइज बढ़ता है। इन दोनों ने सब्जुगेशन ऑफ वेमेन में, स्त्रियों के मातहतीकरण में क्या भूमिका अदा? इट इज़ जनरली सेड कि अगर ये दो घटनाएं नहीं होती, मनुष्य उसी कपि मानव स्थिति में होता जिसमें वो चार पैरों पर चल रहा होता और उसके स्कल साइज इतना नहीं बड़ा होता जैसे कि चिंपैंजी के केस में और ओरंगुटन के केस में, तब ह्यूमन सोसाइटी मेल डोमिनेटेड नहीं होती, ये माना जाता है। सॉरी सर। नो, चलिए, कोई बात नहीं। मैंने देखा कि आपने लिखा है कि आपको पढ़ाना पसंद है। yes, कहाँ पढ़ाती हैं आप? सर, मेरे जो सिबलिंग्स हैं, छोटे कज़न हैं, या हमारी कॉलोनी में कोई बच्चे हैं, सर उनको पढ़ाती हूँ। जरा कल्पना करके बताइए, आप तो मेडिसिन के काफ़ी क्लोज हैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, आप एक डॉक्टर की तरह अगर सोचें और आपको कोई कहे कि कोई ऐसे ही चलता फिरता आदमी कि मुझे डॉक्टरी पसंद है, और उससे पूछा जाए कि आप डॉक्टरी कैसे करते हैं, तो वो कहे कि कुछ नहीं, घर में छोटे बच्चे आते हैं, उनकी थोड़ा बहुत कभी कभी ऑपरेशन कर देता हूँ, कभी कभी इसी किस्म की चीज़ें कर देता हूँ, तो आपको ये हैरान करने वाली बात लगेगी? मेरा सवाल आप समझ पा रही हैं? शिक्षण ही ऐसी चीज़ क्यों है, टीचिंग ही ऐसी चीज़ क्यों है जिसमें आपको लगता है ना किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ना किसी विशिष्ट स्किल्स की ज़रूरत है? एनीबॉडी हु लाइक्स कैन स्टार्ट टीचिंग, दो मेडिकल साइंसेज में ऐसा नहीं होगा। सर, व्हाट इज योर ओपिनियन, वेदर इट इज सच स्पेशलाइज्ड वर्क और इट इज समबडी, एनीबॉडी कैन डू इट? सर, ऐसा नहीं है कि टीचिंग के लिए स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स। राइट। क्योंकि सर, अगर इसमें स्पेशल स्किल्स, मतलब किसी पर्सन के पास अगर स्पेशल स्किल्स नहीं है तो वो अपनी नॉलेज को प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। दैट्स ट्रू। तो अब मेरा सवाल समझ पा रही हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने ऐसा क्यों माना कि चलिए पढ़ने को एक शौक की तरह लिया जा सकता है और उसके लिए अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेट्स डू इट। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सर, मैंने ये फील किया कि जब मैं पढ़ाती थी तो जो मतलब जिन भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ वो प्रॉपर्ली उसको एक्वायर कर पाते थे नॉलेज को, तो इसीलिए मैंने इसको चुना। आप क्लोजली चीज़ों को देख रही होंगी। मुझे बताइए कि जो सीबीएसई का पेपर लीक का प्रोविज़न है, व्हाट आर एग्जैक्टली द फॉल्ट एरियाज? आप ये समझिए कि आप एक कंसल्टेंट हैं और चूंकि हम लोग यूपीएससी कंडक्ट करते हैं एग्जामिनेशन, हमें डर है कि लगभग उसी तरह से जैसे कि सीबीएसई का पेपर लीक हुआ है, यूपीएससी का पेपर भी लीक हो सकता है। एडवाइज अस द सिस्टमिक चेंजेस वी कैन ब्रिंग सो दैट द यूपीएससी पेपर इज नॉट लीक्ड बेस्ड ऑन द सीबीएसई पेपर लीक एक्सपीरियंसेस। सवाल समझे? जी सर, फर्स्टली जो पेपर जनरेशन का जो प्रोसेस होता है और उसको सेंटर तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है ये पूरा मॉनिटर्ड होना चाहिए स्ट्रिक्टली। अभी क्या प्रोसेस है सर? अभी सर प्रॉपर तो नहीं पता मुझे, बट फिर भी मैं थोड़ा बता। सामान्य नियम है वो ये है कि सीबीएसई के सेंट्रल जगह से पेपर्स को ट्रंक्स में जमा करके और जैसे बैंक में पैसा ले जाया जाता है ऐसे सील करके बैंक तक ले जाया जाता है, बैंक में रख दिया जाता है, बैंक के स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है। सुबह परीक्षा से पहले उसे निकाला जाता है, लॉक्ड रहता है और वो सेंटर पे पहुंचता है। सेंटर में जो अधीक्षक होता है वह उसको खोलता है और उसके बाद उस पेपर को 1 घंटे के पहले लगभग रूम्स के हिसाब से बनाया जाता है और फिर आधे घंटे पहले एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा दिया जाता है। अब इससे ज़्यादा और क्या करें? सर, जैसे इस इंसिडेंस में हुआ
कि हमने प्रॉपर पर्सन डिसाइड कर रखा है कि कहाँ पे कौन पेपर लेगा और कौन उसको ओपन करेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी ढिलाई बरती गई। यहाँ पर सेंटर पे जिस पर्सन को पेपर लेने के लिए डिसाइड किया गया था, उसकी जगह किसी अन्य 2 लोगों ने, जो उन लोगों के हाथ में पेपर आ गए और वहीं से पेपर लीक हुआ। एज एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप इसको मॉनिटर कर रही होती तो क्या बदलाव बताते कि ये किया जाए, व्यवस्थागत बदलाव क्या? सर, जिस भी पर्सन को जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है उसकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी श्योर करती मैं कि यहाँ पर कोई भी ढिलाई नहीं आनी चाहिए, कि जिस भी पर्सन को अपॉइंट किया गया है, जिस भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को पेपर हैंडलिंग के लिए अपॉइंट किया गया है, वो काम उसके द्वारा ही किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है। कीर्ति जी, आप मुझे बताइए कि राजस्थान का कौन सा ज़िला है जहाँ पे जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो बहुत कम है, न्यूनतम है? सर, झुंझुनू। आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी ने कौन से मिशन की शुरुआत की है वहाँ से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अतिरिक्त? सर, राष्ट्रीय पोषण मिशन। क्या है उसमें? सर, उसमें जो वो उसका एक्सटेंशन ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जिसमें गर्ल्स एजुकेशन के अलावा उनके न्यूट्रिशन पे भी, उनके प्रॉपर हेल्थ डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि क्यों बेटी बचाओ और क्यों बेटी पढ़ाओ? सवाल समझ लीजिए, क्यों बेटी बचाओ और क्यों बेटी पढ़ाओ? सर, आज जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, आज भी कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल माइंडसेट आज भी प्रेजेंट है इंडियन सोसाइटी में। क्योंकि अगर हम देखें, डाटा देखें, तो वुमेन लिटरेसी रेट, चाइल्ड सेक्स रेशो, ये आज भी बहुत कम है, जितना रिक्वायर्ड थे उससे कम है। तो इसके लिए आज हमें एक कैंपेन करने की ज़रूरत पड़ रही है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए गर्ल एजुकेशन के लिए। जो आज फीमेल इन्फेंटिसाइड्स बढ़ रहे हैं उन केसेस को रोकने के लिए, तो इसके लिए ऐसे अभियान की ज़रूरत है कि लोगों में अवेयरनेस आए, उनका माइंडसेट हम चेंज कर सकें कि लड़की किसी भी तरीके से लड़के से कम नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जो वुमेन राइट एक्टिविस्ट है वो हमेशा कहती हैं कि पैट्रियार्की है सोसाइटी में, उसको ख़त्म करना है। अगर पिता पैट्रियार्की का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और वो सही बात परिवार में बता रहा है जिससे परिवार में एथिक्स और वैल्यूज़ आए, तो क्या बुरा है? ज़रूरी है कि विद्रोह किया जाए पिता के विरुद्ध? सॉरी सर, मैं समझ। पैट्रियार्की से मतलब ये है ना कि पुरुष का वहाँ पे पूरा दबाव है, पुरुष जो डिक्टेट कर रहा है, वो आपके आचरण से लेके सारी चीज़ें वो डिक्टेट कर रहा है ना, इसलिए आप विद्रोह कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं है। जब पुरुष जब अच्छी बातें कर रहा है, जिससे समाज में कोहेशन हो, फैमिली लेवल पे डिसइंटीग्रेशन की कम से कम गुंजाइश हो, तो क्या बुरा है पैट्रियार्की? तो चलना चाहिए फिर? नहीं सर, पैट्रियार्की फैमिली कोहेजन करती है, ये बात ठीक है, बट ये जो गर्ल्स के राइट हैं उनको वायलेट कर रही है सर। जैसे कि आज हम लड़कियों को शिक्षा लेने से रोक रहे हैं तो ये गलत है, आज हम भ्रूण हत्या कर रहे हैं तो ये गलत है। तो इसमें पैट्रियार्की कहीं से भी सही नहीं है सर। अगर वो वुमेन की प्रोग्रेस को रोक रही है तो पैट्रियार्की सही नहीं है।